हेलो दोस्तों, सेंटर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैंग्वेज 1 हिंदी की, जो कि सीटेट के पेपर में आई थी। ये सीटेट पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं और ये 20 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था, सीटेट पेपर नंबर 2। तो आइए चलते हैं हम अपने लैंग्वेज 1 हिंदी की तरफ। तो सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ होता है और पैसेज में आपको 9 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस का आंसर आपको करेंगे। तो 91 से लेकर 99 तक ये क्वेश्चंस है इसी पैसेज के ऊपर। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाते हैं, तो आप पैसेज को बहुत ध्यान से रीड करेंगे। तो मैं आपके लिए एक बार ये पैसेज पढ़ देता हूँ। प्रकृति ने स्वच्छ हवा मुक्त हस्त से हमें लुटाई है, जल और पवन को हम दिव्य शक्ति के रूप में पूछते हैं। धरणी को हम माँ कहते हैं, लेकिन विज्ञान के युग में पैर रखते ही मानव की जिज्ञासा बढ़ने लगी और भौतिकवाद ने पांव पसारे। उसने धरणी तो क्या, अगम आकाश को लांघ और सागर की विशाल लहरों को चीर डाला। दूसरी ओर दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण और उत्पादन में वृद्धि की होड़ में प्रकृति का छेदन भेदन करता चला गया। परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन इतनी तेजी से बिगड़ा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संकट बन गया। आज हमारे पास ना तो पीने को स्वच्छ जल है और ना सांस लेने को शुद्ध हवा, जबकि संपूर्ण जीव जगत के लिए जल जीवन है, वायु उसका प्राण तत्व है। धरणी इस सृष्टि का आधार है। सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए इन सब में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उक्त विषम स्थिति में हमारी रक्षा का एक उपाय है वन संरक्षण। वृक्ष हमारे मित्र हैं और रक्षक भी। वे हमें प्राण वायु देते हैं और जल भी। अतः वृक्ष जीवन दाता है, इसलिए हमारे यहाँ तुलसी, आंवला, पीपल, वट आदि वृक्षों को पूजनीय माना गया है। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान मानने की बात सर्वथा सत्य है। वे धरणी को जीते जागते स्वर्ग हैं। वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न होता है, इसलिए वनों का विनाश रोकें और धरणी का निरंशस दोहन से बचाव करके उसका शरणगार करें। धरणी को प्रलय के महामेघ से बचाने में आम मनुष्य कारगर भूमिका निभा सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा पैसेज था। आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम से पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन 91 क्वेश्चन नंबर में। देखो क्या बोला गया है। दिव्य शक्ति के रूप में हम किसे पूछते हैं? जल पवन, धरणी आकाश, राम रावण या सागर पर्वत। तो दोस्तों ये पैसेज के अंदर ही आपको पहली लाइन में ही मिल जाएगा। जब आप ऊपर पढ़ोगे तो जल और जीवन को हम दिव्य शक्ति के रूप में पूछते हैं। तो ये मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया। तो जल और पवन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं। गद्यांश से ज्ञात होता है कि मानव की जिज्ञासा बढ़ने का कारण है अधिक उत्पादन की लालसा, भौतिक भाव का पांव पसारना, स्वयं की पहचान या बढ़ती आबादी। तो दोस्तों ये भी आपको पैसेज की 3rd लाइन में आपको मिल जाएगा। 3rd लाइन में यहाँ पर बोला भी गया है, यहाँ पर देखिए, मानव की जिज्ञासा बढ़ने लगी और भौतिक भाव ने पांव पसारे। तो यहाँ पर जिज्ञासा बढ़ने का क्या कारण है? पांव, भौतिकवाद का पांव पसारना। तो ऑप्शन में आपको भौतिकवाद का पांव पसारना भी गिवन था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान मानने की बात किस वाक्य में सटीक है? धरणी एक निरंश दोहन करना, वन संरक्षण, धरणी को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सकता है, वृक्ष की छाया में पैर पसार कर सोना, या प्रकृति के साथ छेदन भेदन करके संतुलन बिगाड़ना। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर ये 93 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 2 हो जाएगा, वन संरक्षण। यानी कि हम पेड़ों को बचाकर
मेघ से बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक हो जाएगा। ये बात इसके लिए कही गई है। 94 में देखते हैं, अनुच्छेद से ज्ञात होता है कि प्रकृति ने स्वच्छ हवा मुक्त हस्त से लुटाई है, जल मुक्त हस्त से लुटाया है, अग्नि मुक्त हस्त से लुटाई है, या दिव्य शक्ति मुक्त हस्त से लुटाई है। तो दोस्तों इसका भी आपको पैसेज के अंदर ही पहली लाइन में ही पहला ही आप जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा, प्रकृति ने स्वच्छ हवा मुक्त हस्त हमें लुटाई है, पहली ही लाइन में। तो देखते हैं कहाँ है इसका आंसर। इसका आंसर आपको 94 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हवा मुक्त हस्त से लुटाई है। तो हवा की बात की गई थी। 95 में देखते हैं, वन धरणी के जीते जागते स्वर्ग है, प्रदर्शन के आधार पर अनुच्छेद की प्रभावशाली वाक्य संरचना पुष्टि करती है। वनों से ही रोजगार मिलता है, या वनों से ही आकर्षक घरों का निर्माण होता है, या वनों से ही लकड़ी और ईंधन मिलता है, या लास्ट ऑप्शन है वनों से हमें वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न मिलता है। तो दोस्तों ये आपको पैसेज में भी ये बात की गई थी, ऑप्शन नंबर 4 जो है कि वनों से वर्षा और वर्षा से अन्न मिलता है, ये सेकंड पैराग्राफ की आपकी 3rd लाइन थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में, जिज्ञासा शब्द का अर्थ है। तो जिज्ञासा का अर्थ क्या हो जाएगा? जिज्ञासा का मतलब होता है जानने के लिए इच्छा या जानने की इच्छा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक हो जाएगा। 97 में देखते हैं, अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि प्रकृति के साथ खेल सके, विज्ञान पाव पसार सके, प्रकृति से सुख मिल सके, या धरती को प्रलय के मेघ से बचाया जा सके। तो दोस्तों ये हमारी सबसे लास्ट पैसेज की एक लास्ट लाइन थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैसेज था, तो धरणी को प्रलय के महामेघ से बचाने में आम मनुष्य कारगर भूमिका साबित हो सकते हैं। तो महामेघ से बचाने के लिए तो देख लेते हैं महामेघ कहाँ पर है। आपका ये मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, धरती को प्रलय के महामेघ से बचाया जा सके। 97 के बाद क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं। धरणी सृष्टि का आधार है, वाक्य में निहित शब्द सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? उत्पत्ति, प्रलय, या 2 ऑप्शन आपको और गिवन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, प्रलय। पैसेज के हम लास्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए। वनों की रक्षा से हम पुण्य कमा सकते थे। यहाँ पर थे की बात आई है, यानी कि तो ये भूतकाल की बात चलेगी, पास्ट की। ईश्वर की बहुमूल्य सौगात को मलिन कर दिया, यानी कि ये भी पास्ट की बात चली गई। वन धरती के जीते जागते स्वर्ग हैं, या लास्ट ऑप्शन है मनुष्य ने आकाश लांघ लिया और प्रकृति का छेदन भेदन करता चला गया। चला गया का मतलब है पास्ट की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका 3 जो है, वन धरती के जीते जागते स्वर्ग हैं, ये है। यानी कि स्वर्ग हैं का मतलब अब भी हैं स्वर्ग, वो पहले भी थे और अब भी है। तो ये वर्तमान की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर इसलिए इसका 3 ठीक हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये एक पैसेज था जिसमें हमने 9 क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद एक पोयम आपको दी हुई है, मैं आपको पोयम सीधा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको इस वीडियो का इसका जो PDF है आपको हमारे लिंक हमारे उसमें टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ये पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके लिए जल्दी से स्क्रॉल किए देता हूँ। ये आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पढ़ लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर में। इस कविता का मूल भाव क्या है? तो दोस्तों जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आलस्य त्यागना, आत्मनिर्भर बनना, दूसरों का हाथ थामना, या विश्वास बनाए रखना। तो इसमें जो था यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। 101 में चलते हैं। सुंदर भविष्य से कवि का आवश्य है आत्मनिर्भर, या साक्षरता विहीन, या अपराधहीन, या सत्यता। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात की गई थी,
आत्मनिर्भर के लिए बात की गई थी, तो इसमें जो सुंदर भविष्य से मतलब ही है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बने। ऑप्शन नंबर इसका भी 1 ठीक हो जाएगा। 102 क्वेश्चन में चलते हैं। आत्ममंथन शब्द का अर्थ है स्वयं विश्लेषण करना, विषय पर गहनता से विचार नहीं करना, दूसरों से अपने बारे में जानना या आत्मबल पर विश्वास करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप समझ पा रहे हैं। आत्ममंथन करने का मतलब होता है स्वयं विश्लेषण करना या खुद विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसमें भी। 103 में चलते हैं। विश्व गुरु बनने हेतु कवि की क्या राय है? झुककर प्रणाम करना, नियमित योग करना, आत्मनिर्भर हेतु परिश्रम करना या प्राश्रित रहना। तो जैसे कि मैं आपको इन क्वेश्चंस में बार बार बताता आया हूँ कि आत्मनिर्भर बनने की बात की गई है, तो यहाँ पर भी विश्व गुरु बनने हेतु कवि की क्या राय है कि आत्मनिर्भर हेतु परिश्रम इतना करें कि हम विश्व गुरु खुद ही खुद बन जाए। 104 में चलते हैं। अब पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है? सकर्मक क्रिया, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो दोस्तों यहाँ पर सुंदर की बात की गई है, तो सुंदर शब्द जो है पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से तो सुंदर शब्द आपका विशेषण हुआ। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं या किसी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे राम तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पर जो तेज़ है वो विशेषता हुई। अब संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा किसी पर्सन, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका दिल्ली, इंडिया, तो ये सारे प्लेस के नाम हो गए। किसी पर्सन का नाम हो गया, जैसे मैं नाम ले दूँ कोई भी पर्सन जो आप जानने वाले हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, तो ये आपका नाम हो गया, ये भी संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे किसी आदमी के लिए मैं यूज़ कर दूं कि वह जा रहा है, तो वह, ये सारे आपके सर्वनाम में आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 105 में। दूजों के जो हाथ पकड़े, हाथ उनके कब के छूटे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात की गई है वो श्लेष अलंकार की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 3 में। अब श्लेष अलंकार होता क्या है मैं आपको एक बारी बता दूं। जहाँ एक ही शब्द जहाँ ऐसे अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, श्लेष अलंकार कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दूजों के हाथ पकड़े, हाथ उनके कब के छूटे, तो यहाँ पर हाथ के जो है 2 अलग अलग मीनिंग निकल के आएंगे। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ अलग अलग निकलते हैं सेम शब्द के, वो श्लेष अलंकार की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पोयम से रिलेटेड क्वेश्चंस, और अब हम चलते हैं अपनी पैडागोजी जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा डैश है संरचनाओं की व्यवस्था, संप्रेषण की व्यवस्था, नियम संचालित व्यवस्था या एक वैज्ञानिक व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाषा जो है ये ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक हो जाएगा। नियम संचालित व्यवस्था है, यानी कि इस नियम संचालित व्यवस्था का मतलब होता है उसूलों से चलने वाली, जो आपका रूल्स से चलने वाली एक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 107 में चलते हैं आप। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है। शिक्षार्थियों को निर्देश है कि उनका अनुसरण करें, यानी कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करें। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? अनुकरण विधि, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, नाटकीकरण या संप्रेषणात्मक उपागम। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, यानी कि इसमें समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ, और इसमें बोला गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ही, आपको ये पहले से ही मालूम होगा कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 लैंग्वेजों का जिक्र किया गया है, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में, और इसमें देखते हैं एक कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य के विद्या द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के लिए अवसर दिए जाते हैं, उसे क्या कहना चाहिए। पहला भाषार्जन, भाषा अवबोधन, निवेश, समृद्ध परिवेश या इंद्रियों द्वारा भाषा अभ्यास। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार रिपीटेड हुआ है, बार बार इस क्वेश्चन को पेपर में आप देख सकते हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये कई बार पूछा गया है, सीडीपी के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा निवेश, समृद्ध, परिवेश, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको इनपुट रिच इन्वायरमेंट। इनपुट रिच इन्वायरमेंट, हम ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को देते हैं जिससे वो खुद ब खुद सीख लेता है। तो स्कूल की जो दीवारें होती है, स्कूल की जो दीवारें होती हैं वो रंगी जाती है, कहीं पर स्कूल की दीवारों पर पोस्टर होते हैं, पीरियडिक टेबल होती है बच्चों के लिए, मैथमेटिकल फार्मूलाज जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि हम बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके और बच्चे खुद वहाँ से सीख सके, बच्चे खुद वहाँ पर टाइम लगाए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में बोला गया पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है विशेष तथ्यों के लिए पढ़ना, पठन सामग्री को सस्वर पढ़ना, सोचने के लिए पढ़ना या सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। 111 में चलते हैं अब। शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है, डैश है अनौपचारिक भाषाई निवेश, रूप अनुमुखी भाषाई निवेश या अर्थ अनुमुखी भाषाई निवेश, या चौथा ऑप्शन है भाषा मूलक भाषाई निवेश। तो ये आपका रूप अनुमुखी भाषाई निवेश हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश में कहेंगे इसको फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट, फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज को मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, और इनपुट। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 में उत्पादक शब्द संपदा 112 में उत्पादक शब्द संपदा क्या है। वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम जब कोई उन्हें बोलती है पहचानते हैं, या वे शब्द जिन पर हम पढ़ते हैं समय ध्यान देते हैं, या वे शब्द जिन्हें हम समझते नहीं हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो संपादक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम लेखन और वाचन दोनों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लिखने में भी और आमतौर पर जो नॉर्मल टॉकिंग होती है हम डेली बेसिस पर उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वही कहलाते हैं उत्पादक शब्द। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 113 में, और इसमें ये बोला गया है कार्य विधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किस में सहायता करता है। भाषा के बारे में ज्ञान सीखने में। ऑप्शन नंबर 2 में ये बोला गया है कि सर्वप्रथम रूप सीखने तथा बाद में प्रयोग करने में, संप्रेषण में व्याकरण के लिए नियमों को लागू करने में, भाषा के व्याकरण के नियम पर आधारित करने में। तो 113 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संप्रेषण में व्याकरण के लिए नियमों को लागू करने में। अप्लाई द रूल ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन इंग्लिश में ये कहते हैं। 114 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेखक का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है। उत्पाद उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, श्रुतलेख या सारांश लिखना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो का ऑप्शन नंबर 2 है, लेखक का प्रक्रिया उपागम, यानी कि प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग।
प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। इंग्लिश में आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो इंग्लिश भी ऑप्शन में आपको साइड बाय साइड ये क्वेश्चन आपके CDP में पूछे जाते हैं, इसीलिए। 115 क्वेश्चन में चलते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव या किसी के स्थान पर स्वयं को रखने लेखन कार्य है? पहला ऑप्शन है, कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, नागपुर जाने के लिए रेलवे टिकट का आरक्षण फॉर्म भरना। तीसरा ऑप्शन है, जितनी बार संभव हो सके उतनी बार कविता को पढ़ना तथा कविता का सार लिखना। या चौथा ऑप्शन है, पेड़ की आत्मकथा लिखना। तो दोस्तों ये भी आपका गलत है क्योंकि इसमें डायरेक्ट पेड़ की आत्मकथा लिखने के बारे में बात की गई है। जितनी बार संभव हो उतनी बार कविता को पढ़ना, ये तो गलत ही है। और नागपुर जाने के लिए रेलवे टिकट का प्लेटफॉर्म का या रेलवे आरक्षण का फॉर्म भरना, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रापोलेटिव वर्क की बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। यानी कि कोई बच्चा कल्पना कर रहा है कि वो एक लड़का है और वो एक यात्रा की है और उस यात्रा को वो लिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक्स्ट्रापोलेटिव वर्क होता क्या है? ये एक ऐसा टास्क है जिसमें कुछ काम करने से पहले इमेजिनेशन या प्रेडिक्शन की ज़रूरत हमें पड़ती है। और एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या इम्प्रूव होता है, ये पेपर में पूछा भी गया है। एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क करने से या काम करने से राइटिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ आपकी थिंकिंग भी बढ़ती है। तो एक्स्ट्रापोलेटिव के 2 मेन जो एम है वो राइटिंग स्किल्स डेवलप करना और थिंकिंग को बढ़ाना मेन मोटिव होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में। सामग्रियों में शिक्षार्थ को अंतर्निहित करना है। सामग्रियों के पाठ्य वस्तु की वैधता, सामग्रियों के विश्वसनीयता, शिक्षक की शिक्षा स्तरीय समझ या सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। तो सामग्रियों की जो बात की गई है यहाँ पर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक हो जाएगा। यानी कि सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। इंग्लिश में कहते हैं इसको पैडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल। पैडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। 117 के बाद क्वेश्चन नंबर 116 के बाद 117 में हम जाते हैं और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, अलग अलग टाइप से रिपीट होता है ये क्वेश्चन। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजन करती है। यानी कि एक क्लास टीचर है या एक टीचर है, वो डेली बेसिस पे अलग अलग काम कर रही है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत करने के लिए दिन प्रतिदिन विषय देती है। यानी कि रोज़ाना वो अपना एक कोई टॉपिक दे रही है और उन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वे किससे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? आधारभूत अंत व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल या संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता या विमर्श करने की दक्षता या समूह चर्चा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको BICS लिखा हुआ है। BICS इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसकी क्या फुल फॉर्म होगी? ये फुल फॉर्म भी पेपर में आपसे पूछी गई है। तो B से होता है बेसिक, I से होता है इंटरपर्सनल, बेसिक इंटरपर्सनल, और C से होता है कम्युनिकेशन, और आपका S से होता है स्किल। तो यहाँ से आपका पूरा निकल के आता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो ये BICS की फुल फॉर्म पेपर में आपसे पूछी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन हैं शिक्षार्थियों का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या अधिगम के रूप में आकलन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इंग्लिश में कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 119 में अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 119 में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, अनिवार्य भाषा के रूप में, एक अतिरिक्त विकल्प या द्वितीय भाषा के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शास्त्रीय भाषा को एक ऑप्शनल के तौर पे या आप ये कह सकते हैं एक एडिशनल ऑप्शन के तौर पे रखा गया है, एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पे। वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 में, और देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहा गया है। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के दो समूह बनाती है, उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है। उनमें एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य छुपे हुए हैं, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर 1, 3, 5 वाले, तथा उन्हें वाक्य तथा अन्य वाक्य खाली है, जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली है। विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाक्यों में पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पारस्परिक श्रुतलेख, समूह श्रुतलेख, वाक्य श्रुतलेख या अनुच्छेद श्रुतलेख। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दूं। एक टीचर है जिन्होंने क्लास को अलग अलग जोड़े के में बांटा है, पेयर के रूप में, और एक जोड़े को इस तरीके से दे रखा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझाने के लिए बना दूं। यानी कि पहला जोड़ा जो है, अगर मैं फर्स्ट जोड़े की बात करूं, पहला पेयर, तो उसको मान के चलो पहला वाक्य दिया है, दूसरा ब्लैंक छोड़ दिया, तीसरा दिया है, चौथा ब्लैंक छोड़ दिया, फिर पांचवा दिया है। दूसरा जो पेयर है उसको पहला ब्लैंक दिया है, दूसरा दिया है, फिर तीसरा ब्लैंक दिया है, चौथा दिया है और पांचवा ब्लैंक दे दिया, इस तरीके से, यानी कि अल्टरनेट में दिया हुआ है। अब ये बोला गया है कि ऐसे जो अब उनको मिलाकर कहानी बनानी है पूरी, इन जो वाक्य कंप्लीट करना है और उनको कहानी बनानी है और क्लास में उनको बताना है। तो इसको किस रूप में जाना जाएगा? तो दोस्तों ये कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो समूह श्रुतलेख ये कहलाएगा। यानी कि सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको गलत बता दिया, समूह श्रुतलेख नहीं, ये आपका कहलाएगा पारस्परिक श्रुतलेख। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। पारस्परिक श्रुतलेख को इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल डिक्टेशन, म्यूचुअल डिक्टेशन। तो पारस्परिक श्रुतलेख, म्यूचुअल डिक्टेशन, ये प्रोसेस कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस जो हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।